तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टैक, और सिनेरियो हमारे पास क्या है बेसिकली कि हम यहाँ पे अपने पास इनिशियली एक एरे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर स्टैक, बेसिकली एरे का नाम हमने स्टैक रखा है, स्टैक डाटा कुछ भी नाम आपको कह सकते हैं, क्या आप रखें, डिक्लेयर स्टैक एरे 1 to 5 ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये एक एरे हमने इस तरह से डिक्लेयर कर ली। अब होगा क्या कि इन द सिस्टम एक एरे बनेगी हमारे पास, बेसिकली वो जो स्टैक की एरे है वो इस सूरत में कुछ फॉर्म होगी कि उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मौजूद होंगे इस तरह से। एंड एग्जामिनर आपसे कुछ भी कह सकते हैं कि इसको किसी भी तरह से इनिशियलाइज करें, जीरोस के साथ इनिशियलाइज कर दें सबको, या सबको -1 एलिमेंट से साइन कर दें, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन फिलहाल हम इसको इस तरह से ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं। 1 2 3 0 नहीं सॉरी 1 से शुरू करते हैं। जीरो से इंडेक्स आपकी यहाँ पे आ गई 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्टैक है, आपको बताया गया था कि स्टैक के अंदर एक पॉइंटर मौजूद होता है आपके पास, विच इज़ कॉल्ड एज द टीएसपी। टीएसपी जो है हम अपने पास डिक्लेयर कर लेंगे, टीएसपी इंटीजर होता है, एंड इसको जो वैल्यू असाइन की जाएगी, इसकी असाइन वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि कोड के ऊपर अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से करना है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि आपने किस तरह से बनाना है। तो इधर जो है मैं यहाँ पर टीएसपी को रख रहा हूँ एट 0, टीएसपी को हम इधर रख लेते हैं क्योंकि आपका टॉप ऑफ स्टैक में अभी तो कोई आइटम मौजूद नहीं है ना, एंड दिस इज योर टीएसपी। राइट नाउ इट्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लास्ट डेटा आइटम एडेड, क्योंकि जब वो 0 की तरफ था तो मैंने बताया था कि वो लास्ट डेटा आइटम एडेड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इनिशियलाइज को कर दिया गया 0 से। इसके अलावा आपके पास और एक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है मैक्स साइज। मैक्स साइज भी कहते हैं, स्टैक साइज भी कहते हैं, मैक्स इंडेक्स कह लेते हैं। बेसिकली जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, कि कैपेसिटी हमारे पास कितनी है इसकी 5 एलिमेंट्स की, तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब इसके ऊपर हाँ, ये हमारे पास जो है बेसिक इनिशियलाइजेशन का कोड आ गया कि इनिशियलाइज कैसे किया जाता है एक क्या कह सकते हैं आप, एक स्टैक को। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। दो ऑपरेशंस थे उसके, दो ऑपरेशन हमारे पास थे, एक पुश का ऑपरेशन था और एक पॉप का ऑपरेशन था। पहले पुश के ऑपरेशन की बात सर करते हैं। ये मैक्स साइज लिखना जरूरी है क्योंकि हमने एरे में तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है अ, 5। जी ये करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे जो है ना मैं इसका यूज़ बताऊंगा कि पर्पस क्या है बेसिकली इसका। वो बेसिकली इस बात को चेक करने के लिए होता है कि आपकी स्टैक फुल हो गई या अभी कैपेसिटी उस पर बाकी है या नहीं, वो इसलिए बनाया जाता है। सही सही। अच्छा, क्योंकि हम 2D एरेज जी आएंगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में या नहीं नहीं? नहीं, टू डी का काम ये सॉर्ट ऑफ होता है, वो लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री में होगा, स्टैक्स यूज में नहीं होगा। लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री में सही। 2D एरेज का काम होता है, लेकिन सही वो सही। सिंपल ही होता है, वो सिंपल होता है, वो तो ना कोई मुश्किल बात नहीं है वो, मैं आपको जब कराऊंगा तब की बात है। इधर आपके पास आ जाएगा हेडर, सबसे पहले आपके पास प्रोसीजर, प्रोसीजर है आपके पास पुश, पैरामीटर्स में ले लेता है एक आइटम ऑफ जो कि इसे पुश करना होगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर कंडीशन लगा के चेक किया जाता है क्या उस पर स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं। इधर लगाया जाएगा कि इफ़ टीएसपी इज इक्वल टू, देखो इधर टीएसपी का क्या साइज होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जब आइटम एक ऐड हो जाएगा तो इंडेक्स 1 पे पॉइंट कर रही होगी, तो इसी तरह से जब दूसरा आइटम ऐड होगा तो इंडेक्स 2 पे पॉइंट कर रही होगी, तीसरा आइटम ऐड होगा तो तीसरे पे पॉइंट कर रही होगी। करते करते टीएसपी 5 तक कब पहुंचेगा, जब टीएसपी के अंदर जब इसके अंदर 5 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो इधर कंपैरिजन लग जाएगा कि इफ टीएसपी इज इक्वल टू मैक्स साइज, मैक्स साइज आ जाएगा, देन आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पे बेसिकली आउटपुट कर देंगे, आउटपुट स्टैक इज फुल। ठीक है, कि आपने यहाँ पे आउटपुट कर दिया कि आपकी स्टैक फुल है। एल्स पार्ट में यानी कि अगर वो टीएसपी वहां तक नहीं पहुंचा तो आप क्या करेंगे। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे टीएसपी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1, क्योंकि अभी टीएसपी किधर पॉइंट कर रहा है, लास्ट डेटा आइटम
हेडेड की तरफ। अभी ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। एल्स पार्ट में क्या होगा कि अब इसमें पहले टीएसपी इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, टीएसपी को इंक्रीमेंट कराएंगे बाय 1, एंड उसके बाद जो है कि कहते हैं टीएसपी को यूज़ करते हुए एज एन इंडेक्स हम टीएसपी को यूज़ करेंगे और स्टैक के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे जो वैल्यू हम इसमें स्टोर करना चाह रहे थे। और बेसिकली डेटा वैल्यू आपकी ऐड हो गई और इधर आ गया आपके पास एंड इफ, और ये लग गया आपके पास एंड प्रोसीजर। कहानी समझ आई कोड की क्या थी? समझ में तो आ गई सर, बट मुझे इसका लाइक रियल लाइफ में पर्पस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एरेज में तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो काउंट इंक्रीमेंट करके, हम टीएसपी की क्या असल जरूरत है? में इसमें बेसिकली पर्पस ये होता है कि एट द एंड जब आप टीएसपी पे काम करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाया जा रहा है द एक्चुअल वर्किंग ऑफ जो होती है एस्ट्रो डेटा टाइप्स की। यानी स्टैक 100% इस तरह से नहीं काम कर रहा था जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वो बेसिकली बस उसकी एक वर्किंग की इंप्लीमेंटेशन है जो आसान फॉर्म में आपको कराई जा रही है। वैसे इसमें होता पता है क्या है कि एट द एंड आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको वैल्यूज़ डिलीट नहीं करनी पड़ती। जो आपके लिए यहाँ पे मैं बेनिफिट बता रहा हूँ जो कि आप देख सकते हो वो ये कि अगर इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू 50 लोड की, 60 लोड की, 70 लोड की, 80 लोड की और 90 लोड की। जब डी क्यू करो 2 दफ़ा तो टीएसपी आपका वापस इधर आ जाएगा। ये वैल्यूज डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। क्यों नहीं ज़रूरत होगी उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि जब आप डाटा वैल्यूज रीड या आउटपुट करते हो ना, तो वो फर्स्ट इंडेक्स से, पहली इंडेक्स से शुरू करता है और टीएसपी तक रीड करता है। तो इन वाली वैल्यूज को बगैर डिलीट किए भी आप जो है क्या कहते हैं, आप अपना रिक्वायर्ड डाटा एक्सेस कर पा रहे हो। इस डाटा को आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाला डाटा जो है ये इग्नोर हो जाएगा। बाकी ये होता है कि क्योंकि स्टैक्स के अंदर जो आप जो आगे आप पाइथन में पढ़ोगे तो आपको वो मसला नज़र नहीं आएगा। वो ये है कि क्योंकि आपके पास सूडो कोड्स में जो एरेज होती है ना वो डायनामिक नहीं होती, वो स्टैटिक है, उनका साइज नहीं ग्रो कर सकता। और आगे पाइथन में लिस्ट्स होती हैं, उसका साइज भी ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली इन डाटा स्ट्रक्चर्स का बेनिफिट ही आपको एट द एंड ये हो रहा होता है कि आप इसका साइज जितना मर्जी चाहे बढ़ा लें। अगर आपके पास वो एरेज जैसे छोटी पड़ रही है किसी डाटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, 500 की एरेज डाटा वैल्यू 700 आ जाती हैं, तो स्टैक वगैरह में कोई मसला नहीं है, आप उसे एक्सटेंड करके 700 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन सूडो कोड्स में इसमें आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी होती भी। लेकिन जब आप उस पर पढ़ेंगे पाइथन वगैरह में तो आपको वो चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही होगी। ये इसकी बेसिकली असल स्टोरी है। सही। उसके बाद कि जब आपने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दी, तो अच्छा यहाँ समझ आ गई थी वैसे कि हुआ क्या है? समझ में आ गया। अच्छा, अगर टीएसपी पॉइंट करो तो टुवर्ड्स द इंडेक्स नंबर 1, अगर टीएसपी 1 पर होता और वो पॉइंट करता टुवर्ड्स द लास्ट डेटा आइटम एडिट के बजाय नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ, तो क्या किया जाता? तो आपको दो चीज़ें ऑल्टर करनी पड़ेंगी। एक चीज़ आपकी ऑल्टर होगी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अपडेट हो जाएगी, टीएसपी इज इक्वल टू, यानी कि वो यहाँ पे आप कंडीशन इस तरह से लगाओगे कि इफ टीएसपी इज इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, इधर 1 पे था ना, तो एक वैल्यू ऐड हुई तो 2 पे गया, फिर इधर वैल्यू ऐड हुई 3 पे गया, इधर वैल्यू ऐड हुई 4 पे गया, इधर वैल्यू ऐड हुई 5 पे गया। हाँ, उसके बाद यानी कि टीएसपी की करंट वैल्यू 5 है ना, इधर आ जाएगा कि इफ टीएसपी प्लस 1 इज इक्वल टू मैक्स साइज। फिर आप ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हो कि अगर वो उससे एक प्लस, जब वो जाएगा, अगर वो उससे एक प्लस जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, आपकी स्टैक फुल हो चुकी हुई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप फिर ये वाली जो लाइन होती है ना, इनको स्वैप कर देते हो। ये वाली दो लाइन स्वैप हो जाती हैं। किस केस में ये दो चीज़ें होंगी? ग्रीन वाला पार्ट किस केस में होगा कि अगर टीएसपी पॉइंट्स टूवर्ड्स, इफ टीएसपी पॉइंट्स टू नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, तो ये दोनों उलट जाएंगे अपनी जगह से। सर ये तो 4 पे जाके एंड हो जाएगा कोड। इफ टीएसपी प्लस 1 इज इक्वल टू मैक्स साइज, देखो इधर पहले आया
अगर TSP इक्वल्स टू मैक्स साइज भी करेंगे तब भी आप नहीं एक्सेस कर पा रहे। TSP अच्छा इक्वल्स टू मैक्स मेरे ख्याल साइज से नहीं +1 इधर आना चाहिए ना, फिर +1। हाँ मैक्स साइज पे आना चाहिए, नहीं वो फिर बट भी नहीं हमारी होगा। तो मैक्स हमारा साइज तो पे वही 5। नहीं। हाँ नहीं देखो, TSP पहले अगर इधर है TSP फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो इधर लेट्स से अज्यूम कि वो इधर पहले वैल्यू ऐड हुई फॉर एग्जांपल 5, इंक्रीमेंट कर गया बाय 1, फिर वैल्यू ऐड हुई 6, फिर इंक्रीमेंट कर गया बाय 1, फिर वैल्यू 7 ऐड हुई, फिर इंक्रीमेंट कर गया बाय 1, फिर वैल्यू 8 ऐड हुई, फिर ये यहाँ पर आया। तो अगर TSP टू मैक्स साइज है तो एक स्पेस अभी भी अवेलेबल है, और ये इसके आगे फिर इधर वैल्यू ऐड हुई फॉर एग्जांपल 9 ऐड हुई। अब यहाँ पे स्टैक फुल हुआ है ना 9 ऐड होने के बाद, अभी और इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो कंडीशन पे मेरे ख्याल से यही रहेगी कि TSP टू मैक्स साइज, हाँ ये वाली कंडीशन नहीं ब्रेक होगी फिर। कंडीशन दोनों केसेस में सेम ही रहेगी ना, क्योंकि अगर वो इसकी इक्वल आ गया हुआ है तो इसका भी मतलब यही है। सेम रहेगी सही। हाँ, बट वो हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो भी 0 पे रहेगी या 1 होगी फिर? टीएसपी फिर 1 हो जाएगा ना शुरू में? पर TSP 1 हो जाएगा, वो तो बिल्कुल TSP हाँ 1 हो जाएगा। वो तो मैंने आपको डायग्राम से पढ़ा था उसमें था। हम्म। हम्म, अच्छा, ये वैसे मेरे ख्याल से क्योंकि फिर तो उसके बाद अगर वैल्यू ऐड हुई है जैसे 5, तो ये जो एडिशन है, क्योंकि अगर इसकी इक्वल आ गया है तो ये एडिशन फिर जो उसको 6 पे ले जाएगी। इसके लिए भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको कि इंक्रीमेंट उसी केस में करें ना, इससे आगे फिर वो ना ले जाए आपको। बट आई थिंक हमें मैक्स साइज को 6 पे कर देना चाहिए। हाँ उस केस में फिर आपको मैक्स साइज 6 करना पड़ेगा। हाँ ये है कि आप इजी एक गेम था प्ले। हाँ मैक्स साइज 6 पे कर दो आप, वो आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ये लॉजिक तो अभी करेक्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास फंक्शन था, ये पॉप का इधर पूरा आ जाएगा। नहीं पॉप का इधर पूरा नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा नहीं आ रहा, इधर देख लेते पॉप का फंक्शन कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ पॉप करने की बारी आती है कि हमने वैल्यूज़ पॉप करनी तो क्या किया जाएगा। प्रोसीजर पॉप, पैरामीटर्स में पॉप कुछ भी नहीं लेता। इधर चेक किया जाएगा कि अगर आपका स्टैक पॉइंटर इफ TSP इज इक्वल टू 0, देन आप क्या करोगे कि अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर जो है वो आ गया हुआ है यहाँ पे 0 पर, या पहले से 0 पर है, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टैक खाली है। देन आप क्या करोगे कि आउटपुट कर दोगे, आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी। अभी मैं स्टैंडर्ड केस में बता रहा हूँ, इस केस में कि ये इस तरह से बनी हुई, इसको दोबारा यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर लास्ट डेटा आइटम एडिट की तरफ ही ये पॉइंट कर रहा हो तो इधर आ जाएगा आपके पास टैग इज एम्प्टी। एल्स क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पास आइटम होना है तो इसके लिए जो है ना अक्सर एग्जामिनर आपसे वो आइटम सेव करवाता है। जो लास्ट पॉप्ड आइटम होते हैं ना वो उसको सेव करा लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर वो आउटपुट वगैरह कराना होता है या एग्जाम में कुछ भी होता है। तो इसको सेव करने का तरीका ये होता है कि आप आइटम करते हो। अच्छा, तो अभी क्योंकि लास्ट डेटा आइटम एडिट की तरफ पॉइंट कर रहा था, TSP फिर किधर जाएगा आपका, जो अभी आइटम रिमूव करना है वो उसी की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो इधर आ जाएगा आपके पास टैग, और इसकी इंडेक्स में आप TSP लगा दोगे तो वो आइटम आपके पास सेव हो जाएगा। ये एग्जामिनर वैसे ही करवाता है। जब उसने एक दफ़ा सेव करवा दिया आपसे तो उसके बाद आप TSP को डिक्रीमेंट कर दोगे बाय 1। TSP आपका डिक्रीमेंट हो गया एंड हाँ, तो वो आइटम आपका पॉप हो गया। कभी कभार वो ये भी करता है, दिस इज़ अगेन एन ऑप्शनल थिंग, कि ये एग्जाम पे डिपेंड करता है आपके इस पे, कि वो जो है इसके दरमियान में जब इसने ये करा दिया ना, तो ये इस TSP की करंट इंडेक्स को, ये जो है आपकी स्टैक TSP को क्या कहेगा कि यहाँ पर -1 असाइन कर दो, ताकि पता चले कि ये इन यूज़ नहीं है। हालांकि ये थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस है इसके लिए, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बेसिकली क्या कहते हैं, अगेन इज़ एन ऑप्शनल थिंग।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। उसके बाद टीएसपी आपका डिक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे इसको एंड इफ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। अब अगर हम बात करते हैं उसमें कि आपके पास वो उसकी बजाय कि वो लास्ट डेटा आइटम एडिट के बजाय लास्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की बात कर रहा होता, तो फिर कंपैरिजन किसके साथ होगा? टीएसपी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसकी जगह, एंड ये वाली जो दो लाइंस है ना आपकी, ये स्वैप हो जाएंगी। ये वाली जो दो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस आपकी स्वैप हो जाएंगी, ताकि आप उसको उस कंडीशन में चला सको कि अगर आपके पास है कि इफ टीएसपी पॉइंट्स टू नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, तो ये आपके पास होगा। अच्छा, ये सिनेरियो होता है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन होता है अभी, क्योंकि हम बगैर सिनेरियो के कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन क्योंकि पेपर में आपको सिनेरियो गिवन होगा, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे कि क्या एग्जैक्ट काम है। ये मेरे ख्याल से वैसे ऊपर फिट हो जाएगा अगर मैं इसको वहाँ फिट करने की कोशिश करूँ। सर मैं कह रहा था हमने शुरू में टीएसपी को किस पे इनिशियलाइज किया है? 5 पे? हमने नहीं, इनिशियली तो वो मैं बताता हूँ एक सेकेंड। जो बिल्कुल मैंने शुरू में बताया था ना कि उसमें हमने क्या किया था कि इधर पूरा आ जाए भाई, तेरी मेहरबानी। नहीं आ रहा पूरा, मेरे ख्याल से आ ही जाएगा। नहीं, एंड प्रोसीजर कट जाएगा बस। छोटा भी कर सकते हैं सर उसको, छोटा। नहीं, वो रीडेबल नहीं रहेगा, ये जो ब्लैक वाला सेट का है, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो सीन ये है कि टीएसपी को इनिशियलाइज किया गया था 0 पर, जो मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ की थी। लेकिन ये जो बाकी दोनों केस जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं ना, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ स्वैपिंग करनी है, ये उन केसेस में कि जब आपका टीएसपी 1 पे सेट हुआ हुआ हो इनिशियली, उस केस के लिए। वैसे टीएसपी 0 पे सेट हुआ होगा। यहाँ से शुरू करें ना हम्म। स्टैक, ढेर लगाना शुरू करें नहीं, बेसिकली से। वो तो सही है सर, मैं ये कह रहा हूँ मतलब हम जब पॉप वाला जो प्रोसीजर है उसमें हम फॉर एग्जांपल 5 से लेके 1 तक हमें आइटम चाहिए, तो फिर वो इनिशियलाइज किस पे होगा शुरू में? पॉप का लिए तो बस आप एक आइटम रिमूव करने का काम है ना, तो वो तो डिपेंड करता है कि उसकी लास्ट पोजीशन क्या थी, क्योंकि टीएसपी ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबली अपडेट हो रहा है यहाँ पर। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसके हिसाब से -1 कर देगा बस उसे। कोई ओह, सही सही। हाँ, टीएसपी हमारे पास, और ये एरे, मैग साइज, ये तीनों जो हैं, ऑल थ्री आर ग्लोबल, ऑल थ्री आर ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल्स का अगेन आपके पास सूडो कोड में काम नहीं होता, लेकिन ये पाइथन में बड़ा ज़रूरी है। पाइथन में समझने की बात है कि टीएसपी यहाँ पे मैंने ये बनाया, टीएसपी यहाँ पे भी बनाया, वो एरर नहीं देगा। वो इतनी माशा समझदार लैंग्वेज है कि वो इसको एक अलग वेरिएबल की तरह डील करेगा और इसको एक अलग वेरिएबल की तरह डील करेगा। उसको नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि वो उनका एक जैसा नाम है। वो देखते कि ये फंक्शन के बाहर है तो ये लेता है, ये फंक्शन के अंदर है तो लेता है। तो इधर आपको रेफर करना पड़ता है कि आप ग्लोबल उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको समझ लेना कि ये यहाँ पर ग्लोबल है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास अगला आ जाता है पार्ट, ये फंक्शन आपके पास पुश पॉप के तो आ गए स्टैक के। स्टैक के बाद जो आपके पास अगली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थी, दैट वाज अच्छा, मैं वैसे इसको भी अगर थोड़ा सा ऊपर कर दूं फिर तो पूरी तरह फिट हो जाएगा। एक सेकंड। अब ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अगली डेटा टाइप बन रही थी, दैट वाज लिनियर क्यू। कि हम लिनियर क्यू के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इसमें हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ होता है,
पहले तो हम खैर वो एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर क्यू एरे 1 to 5 ऑफ इंटीजर। अगेन जी किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, मैं इंटीजर वैसे ही सिर्फ कर रहा हूँ, तो आप किसी भी डेटा टाइप की बना सकते हैं। हमारे पास ये क्यू है जिसका के साइज है ऑफ 5 इंडेक्सेस। यार ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स की हमारे पास क्यू बन गई। इसकी इंडेक्स आ गई आपके पास 1 2 3 4 5। ये आपके पास यहाँ 0.0 पे पड़ा हुआ है, एंड आपके पास यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फॉर एग्जांपल आपका एफ क्यू पी इस तरफ है, ठीक है, एंड आपका ई क्यू पी जो है वो पॉइंट कर रहा है इस तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास दो वेरिएबल्स एफ क्यू पी और ई क्यू पी डिक्लेयर्ड हैं, वेयर एफ क्यू पी की वैल्यू इस सेट हुई हुई है 0 पर, एंड ई क्यू पी की इनिशियल वैल्यू सेट हुई हुई है 1 पर। मैक्स साइज इज इक्वल टू, सॉरी मैक्स साइज को हम असाइन कर रहे हैं यहाँ पर 5 क्योंकि कैपेसिटी 5 है। फिर एक और वेरिएबल होता है आपके पास जो इस्तेमाल किया जाता है नंबर इन क्यू। नंबर इन क्यू जो है ना ये आपके डिफाइन कर रहा होता है कि कितने एलिमेंट्स इस क्यू के अंदर स्टोर्ड हैं, तो अभी के लिए 0 एलिमेंट स्टोर्ड है। ये गेम बहुत ईजी हो जाएगी। ये जो ऊपर हमने पॉइंटर के साथ कंपैरिजन में हमें इशू आ रहा था ना, ये मसला ही हल हो जाता है क्यू के साथ, कि क्योंकि उसने यहाँ पे ये वेरिएबल नंबर इन क्यू का बना दिया। ये अगेन जब सारी बात है कि ये ऑल फोर आर ग्लोबल, ऑल फोर आर ग्लोबल। अगेन ई क्यू पी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एफ क्यू पी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो वेरिएशन इन कोड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास जो प्रोसीजर है हमारे पास एन क्यू का। प्रोसीजर एन क्यू न्यू आइटम। अब हम इसमें नया आइटम अगर ऐड करने लगे हैं एन क्यू करके, तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन लगेगी यहाँ पर कि इफ़ नंबर इन क्यू, नंबर इन क्यू इज इक्वल टू मैक्स इंडेक्स, सॉरी मैक्स साइज, देन आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर आउटपुट कर दोगे क्यू इज फुल। आउटपुट क्यू इज फुल, आपका ये आउटपुट हो गया। एल्स पार्ट में आप क्या करोगे कि अगर क्यू फुल नहीं हुआ तो आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ई क्यू पी किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। क्योंकि ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले आइटम को इस इंडेक्स पे साइन कर देंगे। क्यू के अंदर ई क्यू पी को एज एन इंडेक्स यूज करते हुए हम जो है यहाँ पर असाइन कर देंगे इसको, क्या बोलते हैं अपना, न्यू आइटम। न्यू आइटम असाइन करने के बाद जो है हम यहाँ पर अपने पास ई क्यू पी को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ए क्यू पी इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपने पास नंबर इन क्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, नंबर इन क्यू नंबर इन क्यू प्लस 1, क्योंकि एक आइटम और ऐड हो चुका हुआ है। एंड इफ, और यहाँ पर आ गया आपके पास एंड प्रोसीजर। कोई सवाल इसके अंदर? नोप। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात दोबारा से ये आ जाती है कि क्या होगा कि अगर आपके पास ई क्यू पी 0 पे होता, अगर ई क्यू पी 0 पर होता तो आप इन दोनों को बस स्वैप कर देते। ये दो लाइंस आपकी स्वैप हो जाती कि पहले ई क्यू पी इंक्रीमेंट होता एंड उसके बाद वैल्यूज आती कि इफ ई क्यू पी पॉइंट्स टू लास्ट डेट आइटम एडेड, लास्ट आइटम एडेड।
ये मैं क्यों लिखता हूँ, मैं 0 1 क्यों नहीं लिखता मैं, उसकी वजह ये कि पेपर में आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। मैं इसलिए लिखता हूँ बार बार इस तरह से कि लास्ट आइटम एडेड, लास्ट आइटम रिमूव, टू बी रिमूव्ड, क्योंकि पेपर में इस तरह से लिखा हुआ होगा। जब पेपर में इस तरह से लिखा हुआ होगा आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि ये था। वरना बाकी डायग्राम ड्राइंग्स तो आपको याद ही है कि अगर वो 0 1 लिख देते तो ये डायग्राम्स की ड्राइंग तो आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, वर्किंग भी आपको कोड के थ्रू पता है। लेकिन अगर पेपर में वो ये लिख देता है कि लास्ट आइटम एडेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि किस तरफ लेके जाना है मैंने इसको। अब अगर हम एन क्यू के बाद बात करते हैं अपने पास डी क्यू के कोड की, कि इसने डी क्यू किस तरह से करना है, तो इधर आ जाएगा आपके पास प्रोसीजर डी क्यू। डी क्यू कोई पैरामीटर नहीं लेता। इधर आ जाएगा कि इफ नंबर इन क्यू इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है तो देन इसका क्या मतलब है कि आपकी क्यू एम्प्टी है। देन आउटपुट क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी अपने यहाँ पे आउटपुट कर दिया। एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में हमने सबसे पहले जो है आइटम को सेव करना है। एग्जामिनर की रिवायत कि आप यहाँ पे आइटम को पहले सेव करेंगे क्यू एफ क्यू पी के साथ। अच्छा, एक सेकंड देख लेने दो कि यहाँ पर एफ क्यू पी किधर पॉइंट कर रहा था। एफ क्यू पी अभी यहाँ पे किस तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डाटा आइटम डिलीट करना हो तो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दी लास्ट आइटम डिलीटेड, लास्ट आइटम डिलीटेड। ये भी इस तरफ पॉइंट कर रहा है। इस वजह से हमें पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, हमें पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम कर सकते हैं। पहले हम एफ क्यू पी को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। उसके बाद आइटम को ये साइन करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्यू को ब्लैंक कर देना है, क्यू एफ क्यू बी को आप असाइन कर देते हो यहाँ पे -1, -1 असाइन कर दिया आपने। इधर आ जाएगा आपके पास एंड इफ, और इधर आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे दोबारा से सिनेरियो वही मैं बता देता हूँ कि दोबारा वही सिनेरियो कि अगर आपके पास वो आ जाता कि टू भी रिमूव की तरफ पॉइंट कर होता, इफ एफ क्यू पी पॉइंट्स टू नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, अगर ये उसकी तरफ पॉइंट कर होता तो फिर ये स्टेटमेंट्स स्वैप हो जाती। यहाँ तक हमें यहाँ तक कोई कोड में कोई सवाल, मैं इसका डायग्राम या नहीं चले हूँ, कोई सवाल आपका? नोप। सर ये अच्छा, ऊपर वाला जरा एक दफा वापसी समझा दे, इन क्यू। एक मिनट ठहरो, मैं ज़रा इसको पहले यहाँ नहीं चले हूँ, ज़्यादा फिक्र ये लगी रहती है करप्ट ही ना हो जाए सारा, बड़ा गुस्सा आता है मुझे उस पर। ठीक है। अच्छा, देखो एनक्यू में क्या हो रहा था कि पहले जो है उसने कंपेयर किया नंबर इन क्यू मैक्स साइज की इक्वल तो नहीं है, अगर वो उसकी इक्वल है तो आपने आउटपुट कर देना क्यू इज फुल। एल्स पार्ट में हमारे पास ये किधर आइटम की तरफ पॉइंट करें, नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ, तो उस तरफ हमने ए क्यू पी को एज दी इंडेक्स यूज करते हुए आइटम को ऐड कर दिया जो पैरामीटर में आया था, ए क्यू पी इंक्रीमेंट कर दिया और नंबर इन क्यू को भी इंक्रीमेंट कर दिया। क्यू आपकी कब फुल कंसिडर होगी, जब नंबर इन क्यू की वैल्यू मैक्स साइज यानी कि 5 की इक्वल हो जाएगी, तो क्यू आपकी फुल कंसिडर हो रही होगी, उस केस पे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही। इस पे कोई सवाल? नोप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला काम आ जाता है वो है सर्कुलर क्यूज का, कि सर्कुलर क्यूज किस तरह से काम करेंगी, उनका क्या कोड है।
देखो सर्कुलर क्यूज में हमारे पास सिनेरियो ये आ जाता है बीच में कि सर्कुलर क्यू ने घूम के वापस फर्स्ट इंडेक्स की तरफ वापस आना है। तो इससे पहले तो एरे डिक्लेयर हो जाएगी आपके पास नॉर्मल डिक्लेयर सर्कुलर एरे 1 of 5 ऑफ, इस बार मैं करेक्टर के साथ करके दिखा देता हूँ आपको कि बेसिकली वर्किंग में तो कोई फ़र्क हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, हमारे पास ये एरे है एंड ये हमारे पास करेक्टर्स की एरे बन गई यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की 1 2 3 4 5 एंड इसके इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 एंड 5, जबकि आपके पास यहाँ पर है 0। अब क्या होता है कि आपके पास इस वाली में फॉर एग्जांपल उसने जो है कि कहते हैं EQP को भी रखा 0 पर एंड उसने FQP को भी रखा 0 पर। किसी भी तरह से हो ये कोड चल जाता है, कोड को चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि काम किस तरह से कराना है। FQP 0, EQP भी 0, या दोनों 1 भी हो जाए, दोनों 1 कर लो उससे भी हो जाएगा, कोई बीच में मसले वाली बात नहीं है। इधर बना लेते हैं हम नंबर इन क्यू की बजाय मैं इस दफ़ा इसका नाम काउंट रख देता हूँ। बात वही है, काउंट हो जाए नंबर इन क्यू हो जाए, काउंट भी अभी तक 0 है। मैक्स साइज क्या है इधर, मैक्स साइज इज वेरी क्रूशियल, मैक्स साइज हमारे पास क्या है 5। अगेन ऑल 4 आर ग्लोबल। अब यहाँ पर बात देखो कि इसने क्या करना है कि जब इसमें आइटम्स ऐड हो रहे हैं तो इसने वापस घूम के भी इधर नीचे आना है। तो मेरे ख्याल से वैसे बेहतर ये होगा कि मैं इसको 1 पे सेट कर दूँ। 1 पे सेट कर दिया जाए दोनों को तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा समझाना इजी हो। पहला आइटम ऐड होगा इंक्रीमेंट करेगा, आइटम ऐड करेगा इंक्रीमेंट होगा, आइटम ऐड करेगा इंक्रीमेंट होगा, आइटम ऐड करेगा और अच्छा, तो हम रखते थे यहाँ पे EQP को इधर एंड FQP को भी हम इधर रख देते हैं। अभी FQP किधर पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव की तरफ, नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, जबकि EQP पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस, नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। अब क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों 1 हो जाएंगे यहाँ पर 1 एंड 1। अब हमारे पास अगर यहाँ पे प्रोसीजर बनाया जाता है, प्रोसीजर NQ का, प्रोसीजर NQ आइटम यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर में। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसकी वही कंडीशन लगा के कि हम उसका साइज चेक करेंगे कि इफ काउंट इज इक्वल टू मैक्स साइज। अगर काउंट आपका मैक्स साइज के इक्वल है देन आप क्या करोगे, देन आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर आउटपुट कर दोगे क्यू इज फुल, एल्स एल्स ये कि अगर आपकी जो है वो अगर जो है कहते हैं आपकी क्यू फुल नहीं है तो अब आपने आइटम ऐड करना है। अब आपने आइटम ऐड करने के लिए EQP को इंक्रीमेंट करना है। EQP को इंक्रीमेंट करने के दो तरीके हैं। देखो अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ है, इधर आइटम ऐड होके इधर आ जाएगा, इधर आइटम ऐड होके ये इधर आ जाएगा। अगर EQP प्लस 1 इफ एल्स के अंदर तो दूसरी कंडीशन लगेगी अब इधर, एल्स इफ EQP प्लस 1 is greater than max size and count is less than max size। अब पूरी स्टोरी समझो कि क्या बात हो रही है कि अगर EQP को इंक्रीमेंट किया जाए, EQP को इंक्रीमेंट किया जाए और अभी नीचे स्पेस खाली है तो फिर इसको घुमाकर नीचे लाना है।
अगर नीचे स्पेस खाली नहीं है तो घुमा के नीचे नहीं लाना, अगर ये इसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद एक्सीड नहीं कर रही तो भी नीचे नहीं लाना। अगर ये दोनों केसेस हैं तो आपने क्या करना है, घुमा के नीचे लाने के लिए आपने इसको करना है EQP को असाइन कर देंगे आप वैल्यू 1। अच्छा, कोई और वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, 1 ही क्यों? उसकी वजह ये है कि सीक्वेंस में वैल्यूज रिमूव होंगी ना, FQP के थ्रू रिमूव होनी है, तो 1 ही पहली वैल्यू होगी जो रिमूव होगी। अगर एक भी वैल्यू रिमूव है दैट इज 1, और अगर 10 वैल्यूज भी रिमूव है तभी पहला स्लॉट इज ऑलवेज अवेलेबल। EQP को घुमा के 1 पे लाया गया। एल्स पार्ट कि अगर नहीं, अगर आपके पास ये मैक्स साइज नहीं था एंड काउंट इज लेस और EQP ने वहां से वापस घूम के नहीं आना, तो देखो अगर मैक्स साइज और काउंट बराबर हो चुके हैं उस केस में तो क्यू फुल है। इफ द काउंट इज इक्वल टू मैक्स साइज तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। अगर ये वाला सिनेरियो भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने EQP को स्टैंडर्ड तरीके से इंक्रीमेंट कर देना, EQP प्लस 1। स्टैंडर्ड तरीके से क्यों इंक्रीमेंट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये अभी इसका मतलब है कि अगर EQP फॉर एग्जांपल एट 3 तो फिर नॉर्मल 4 पे लाना है ना, फिर आपने कुछ और क्यों करना है इसको। अच्छा पहले वैल्यू ऐड होनी है, सॉरी, अच्छा पहले वैल्यू ऐड होनी है उसके बाद ये इंक्रीमेंट करना है इसको। अच्छा वो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इधर जो है कहते हैं इधर आपके पास ये एंड एफ हो जाएगा और ये नीचे आ जाएंगी लाइनें, पहले वैल्यू ऐड होगी उसके बाद देखा जाएगा कि आपने क्या करना है। कि अगर आपकी क्यू नहीं फुल हुई हुई तो यहाँ पर पहले आप आइटम ऐड कर देंगे। आइटम किस तरह से ऐड किया जाएगा कि आप क्यू की इंडेक्स पे, क्यू की इंडेक्स EQP को एज एन इंडेक्स यूज़ करते हुए क्या किया जाएगा कि आप इसको वैल्यू असाइन कर देंगे न्यू आइटम, आइटम की। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर जो काउंट है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 क्योंकि वैल्यू तो ऐड हो गई, काउंट प्लस 1। उसके बाद देखा जाएगा किस तरह से कंडीशन में इंक्रीमेंट करना है। वो इंक्रीमेंट देखने के बाद ये वाला एंड एफ हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। मैं दोबारा समझा देता हूँ एक दफ़ा कि सबसे पहले आपने करना ये चेक करना है कि आपकी क्यू फुल तो नहीं हो गई। अगर फुल है तो आउटपुट कर दिया इट इज फुल। एल्स आपने EQP को इंडेक्स के तौर पे यूज़ करते हुए वैल्यू को ऐड किया बिकॉज इस केस में इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, काउंट इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद अब देखना है कि आप किधर जा सकते हैं। अगर तो आपके पास सिनेरियो ये बन रहा है, अगर तो सिनेरियो ये बन रहा है कि EQP प्लस 1 इज लेस देन मैक्स साइज, सॉरी ग्रेटर देन मैक्स साइज, कि EQP को जब आप अगली दफा इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब है कि घुमा के नीचे लाना है एंड काउंट इज लेस देन मैक्स साइज। ये इस बात को चेक करें कि नीचे स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं। अगर नीचे स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आपने नहीं नीचे लेके आना, आप कर देंगे फिर EQP को 1। वरना कि अगर उसने इधर है फॉर एग्जाम्पल 3 4 पे है तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो EQP प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा इस वाली कंडीशन में इक्वल्स टू वाला जो केस है वो तो पहले से यहाँ पे एड्रेस्ड है, तो वो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसके एल्स वाले पार्ट पे हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका एल्स वाला पार्ट पहले ही चल रहा है बेसिकली। ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया। थोड़ा सा ये घुमाया हुआ पार्ट है इसमें कि क्योंकि कंडीशन दो दो इस तरह से लग रही हैं लेकिन फिर भी इतना कोई टेक्निकल नहीं है। सर EQP प्लस वन को हम EQP प्लस वन EQP इज इक्वल टू मैक्स साइज भी कर सकते हैं कंडीशन। इफ EQP इज इक्वल टू मैक्स साइज, देखो उसकी वजह है क्योंकि EQP इज इक्वल टू मैक्स साइज कब होगा, जब वो, क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है अभी ये, अभी ये हम्म स्पेस अवेलेबल है। ये EQP 5 पे जब होगा तो 5 स्पेस अभी अवेलेबल है, अभी नहीं आपने उसको वापस 1 पे ले जाना, अभी नहीं इसको 1 पे वापस ले जाना, अभी तो ये स्पेस अवेलेबल है जब ये 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इधर मैंने 0 पे नहीं रखा, मैंने 1 पे रख दिया। हम्म ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने खुद से सोच के ड्यूरिंग एग्जाम जब आपसे कोड लिखवाया जा रहा है तो क्वेश्चन को सोच के इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके समझना है कि मैंने क्या काम करना बट सर 5 खाली कैसे होगी, हमने तो पहले उसमें ऐड किया है मतलब उसमें आइटम ऐड किया है। है। आइटम अब ऐड हो गया ना। मतलब पहले हमने आइटम ऐड किया है, फिर हमने हम्म, चेक किया है। नहीं कह रहा हूँ। EQP प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अच्छा हाँ आइटम तो पहले ऐड हो गया ना, उससे पॉइंट होने के बाद, हाँ तो फिर वो भी लिख सकते हैं।
वो बात भी Yup, ठीक है आपकी। ये मैं कहना हाँ चाह रहा था। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। वो सही, वो मैंने उस तरह से सोचा नहीं मैंने, क्योंकि मैंने तब ये कंडीशन बाद में लिखी है ना, मुझे मैं उल्टा ऑर्डर में कर रहा था। ठीक है, सही कह रहे हो आप। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है फंक्शन डी क्यू का। अगेन ये वही बात है कि क्योंकि आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, हर बंदा अपने अपने हिसाब से इतनी सी वेरिएशन एग्जामिनर ऑफ कोर्स अलाउ भी करेगा आपको। और मतलब ये कि अगर आपको इस तरह से सोच के अपनी तरह से आ रहा है तो आप उस तरह से करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सूडो को रट्टे मार के नहीं करने। जो तरीका आपको समझ आ रहा है, जो कॉन्सेप्चुअली ठीक है, एंड उससे आंसर भी ठीक निकल रहा है, वो तरीका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो खैर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर के प्रोसीजर डी क्यू। अगेन ये प्रोसीजर की बजाय फंक्शन भी बना सकते हो, कोई उसमें भी कोई मसला नहीं है। ट्रू फॉल्स रिटर्न कर लो, उसमें कुछ भी रिटर्न कर लो। प्रोसीजर डी क्यू पैरामीटर्स में कुछ नहीं लेगा। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि इफ नंबर इन क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इफ काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या आउटपुट होगा? आउटपुट क्यू इज एम्प्टी। अच्छा, मैं इधर क्यू लिखी जा रहा हूँ बार बार, मैंने एरे का नाम सर्कुलर रखा था, इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्यू से। अच्छा, अब जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट की क्यू इज एम्प्टी। एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में देखो तो हमारे पास किधर ये पॉइंट कर रहा है? सबसे पहले इधर अगर हम देखा जाए पॉइंटर को, तो पॉइंटर हमें ये बता रहा है कि पॉइंटर इज एफ क्यू पी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड का क्या मतलब है? कि ये पहले वैल्यू को डिलीट करेगा एंड उसके बाद डेक्रीमेंट करेगा। हाँ, एल्स पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस आइटम को जिसको डिलीट करना है इसको स्टोर कर लेंगे। आइटम को स्टोर कर दिया जाएगा इधर क्यू एफ क्यू पी, एंड उसके बाद इस वाली जगह को क्यू एफ क्यू पी को आप -1 असाइन कर देते हो। अगेन ये कोई भी वैल्यू हो सकती है जो वो एग्जामिनर आपको साइन करने को हो सकता है, ब्लैंक साइन करने को, कुछ भी। उसके बाद अब इसको डेक्रीमेंट करने का केस देखना है। डेक्रीमेंट करने का केस इस तरह से लगेगा कि इफ एफ क्यू पी इज इक्वल टू कि आपने यहाँ पे आइटम रिमूव किया, देखो यहाँ पे आया था आइटम रिमूव हुआ, फिर हाँ यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, एंड फिर यहाँ से ये ऊपर गया। तो क्या होगा कि उसने ये वाला आइटम जब रिमूव कर दिया, जब ये वाला आइटम रिमूव कर दिया, एंड आपका एफ क्यू पी इज इक्वल टू मैक्स साइज। इफ एफ क्यू पी इज इक्वल टू मैक्स साइज एंड काउंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी काउंट ज़ीरो नहीं है आपका, यानी कि उसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं और अभी तक मैक्स साइज पहुंच गया, लेकिन काउंट आपका ज़ीरो नहीं हुआ, इसका मतलब कि इसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो आप क्या करोगे कि आप एफ क्यू पी को वापस लाओगे 1 पर। एल्स पार्ट में सिंपली एफ क्यू पी इंक्रीमेंट कर जाएगा बाय 1। एफ क्यू पी +1 हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा एंड इफ, और इधर जो है आप काउंट को ज़ीरो भी तो काउंट को डेक्रीमेंट करोगे, काउंट -1 की वैल्यू रिमूव हुई है। इधर आ जाएगा आपके पास ये एंड इफ, एंड इधर लग जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया ये भी? समझ में आ गया। अच्छा, तो इसके साथ जो है कहते हैं आपके ये तमाम सूडो कोड्स पूरे हो जाते हैं। स्टैक्स का भी हो गया, क्यूज़ का भी हो गया। लिंक लिस्ट का इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब पेपर 4 में करना होगा हम तब इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए पेपर 3 में जो आपको ये दो आने होते हैं ये आपके हो गए। तो इसके साथ ये कराने की वजह ये थी कि एग्जामिनर ने आपको कोड नहीं देना, एग्जामिनर ने आपको
ऐसे पकड़ाना है कि बैठ के लिखो P2 में। P2 में 4 से 5 मिनट P3 में का। तो कोड आएगा मोस्ट प्रोबब्ली। हाँ, पेपर 3 में कोड आएगा आपको इसका, लेकिन ये इस तरह से आपको वर्किंग देगा इन सारे की। अब क्योंकि ये वर्किंग याद करनी बड़ी मुश्किल काम है, जबकि एग्जैक्ट वर्डिंग में याद रखनी ज़रूरी भी नहीं है। ये जो मैंने लिखे हुए तो 8-8 मार्क्स के पॉइंट्स हैं, आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है सारे। लेकिन जो मैंने अब आपको बता दिया और आपको कोड पता है, तो आप सारा भी लिख दो तो कोई हर्ज नहीं, और ना कोई मुश्किल बात रही है आपके लिए लिखना। करना कैसे ये मैं बता देता हूँ कि ये 4 क्वेश्चंस हैं जो वो बहुत ज़्यादा पूछता है, एंड स्कोरिंग नंबर है। मतलब मैं जिन स्टूडेंट्स की कोई भी तैयारी नहीं ना होती, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये याद करके चलो, जो 4-5 नंबर तो इसी के आ जाएंगे खाली। तो ऐसे डेटा टाइप्स आपको बड़े आराम से नंबर दिलवा देती है पेपर 2 में तो कोई भी मुश्किल नहीं है। और दुआ करो कि आपके पेपर 4 के अंदर भी स्टैक्स की उसका सवाल आ जाए, तो वो तो मज़े हैं आपके, फिर कोई मुश्किल ही नहीं होता, पाइथन में कोई भी मुश्किल नहीं है उसको करना। अच्छा, यहाँ पर सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले वो आपसे एक सवाल ये पूछेगा कि वाई इज लिंक लिस्ट बेटर देन एरेज, या हाउ इज अ लिंक लिस्ट यूजफुल फॉर स्टोरिंग डाटा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ डाटा, टू अपडेट एवरी डाटा वैल्यू, only the pointers need to be rearranged. It is easier to add and delete data and maintain its correct sequence in the linked list. सिर्फ पॉइंटर्स की लोकेशन के थ्रू डाटा डिटरमिन होता है, एंड पॉइंटर्स रीअरेंज की जाते हैं जब एक डाटा वैल्यू ऐड की जाती है। डाटा वैल्यूज खुद से बतौर खुद मूव नहीं करती, उस वजह से डाटा को ऐड करना डिलीट करना ईजी होता है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। आपके पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर के नोड्स आपके पास हैं। ये भी क्वेश्चन भी आएगा आपको इसका, एंड आपको उस पर क्वेश्चन में समझ जाएगा कि लिंक लिस्ट का दूसरा फायदा क्या है। ये आपके पास नोड्स हैं, ठीक है, और एंड ये आपके पास पड़ा हुआ है एक एम्प्टी नोड। यहाँ पर ये एम्प्टी नोड है, इसमें वैल्यू a है, इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स वैल्यू c एंड इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स वैल्यू d, एंड इधर आपका है स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर और नल पॉइंटर इधर पड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि वैल्यू d इसमें ऐड करो, वैल्यू d इसमें ऐड करो। ये एरे इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये एरे इंडेक्स नंबर 2 पे, ये एरे इंडेक्स नंबर 3, एंड दिस इज एट एरे इंडेक्स नंबर 4। मुझे बताओ कि नॉर्मल तरीके में क्या करोगे आप एरेज के अंदर ये करोगे कि आप एरे नंबर 4 को बी असाइन करोगे, एंड उसके बाद बबल सॉर्ट लगाओगे। ऐसा ही है ना? हम्म। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है कि इन लिंक लिस्ट इसका पॉइंटर अपडेट किया जाएगा, ए का पॉइंटर अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे बी स्टोर किया जाएगा। ए का पॉइंटर अपडेट किया जाएगा टू पॉइंट टुवर्ड्स इंडेक्स नंबर 4, एंड इसका पॉइंटर अपडेट कर दिया जाएगा टू पॉइंट टुवर्ड्स इंडेक्स नंबर 2। ये कोई डेटा वैल्यू अपनी जगह से नहीं हिली, एंड सॉर्ट हो गई ऑर्डर में। एक दफ़ा कोड लिखा, जिससे होता ये है कि आप एक दफ़ा जो है क्या कहते हैं आम का दरख्त लगा दें तो 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। वो बात है कि एक दफ़ा आपने कोड लिख लिया, जितनी भी लिंक लिस्ट है, जितनी भी डाटा वैल्यूज़ ऐड करनी है आप कर लें। आप डाटा वैल्यूज़ को उसकी सीक्वेंस में रख सकते हैं, एंड वो सीक्वेंस आप अपनी मर्जी का ऑप्ट कर सकते हैं। बबल सॉर्ट में पाबंद नहीं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में जाएगा। इधर आप अपनी मर्जी का सीक्वेंस किसी भी चीज़ के लिए रख सकते हैं। आपके अपने ऊपर है कि आपने पॉइंटर्स को किस तरह से सेट करना है। ऑल दो ए लेवल सिलेबस के हद तक आपसे सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग ही एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का यही बेनिफिट दूसरा ये भी होता है कि आप अपनी मर्जी का ऑर्डर इस पर अटेन कर पाते हैं, जैसा मर्जी आप चाहें। जिस तरह किसी चीज़ के बायस्ड ओपिनियन, फॉर एग्जांपल फेवरेटिज्म बेस्ड टाइप, क्या कह सकते हैं यार, मतलब चॉइसेस हो लोगों की, कलर्स की। अब कलर्स पे आप कोई बबल सॉर्ट नहीं लगा सकते, कलर ये वाला कलर क्या है, ये कलर हेक्स वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर लें, लेकिन लोगों की चॉइस के हिसाब से तो वेरी करेगा। तो वो आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ जो होती है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर्स आगे जाकर हेल्प कर रहे होते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बेस होती है उसकी, वो इन डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू डेवलप होती है। लेकिन आपके लेवल सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनकी मेन वर्किंग मौजूद है, और वो भी इनकी बड़ी नेमत की बात है कि उन्होंने इतना डाला हुआ है, क्योंकि ये आप किसी भी और के कहते हैं इस लेवल ऑफ बोर्ड में नहीं मिलता ये। लेकिन इसकी वर्किंग अगर आपको आती होगी तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन आपने देखा कि हमने डाटा वैल्यूज़ मूव नहीं की थी, सिर्फ पॉइंटर्स अपडेट करने की सूरत में हमारा डाटा अपनी जगह पर आ गया था। समझ में आई ये बात? समझ में आ गया। हम्म। उसके बाद वो पूछता है कि हाउ अ लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन डी अरेज। लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो, इन तीनों में से कोई एक। इनिशियलाइजेशन इस तरह से की जाती है कि आप एक 2 वन डी अरेज डिक्लेयर कर लेते हो,
जिसमें से कि एक एरे डाटा के लिए होती है और एक एरे पॉइंटर के लिए होती है। ये एक 2D अरे डिक्लेयर कर लेते हो विद 2 कॉलम्स, एक पॉइंटर यूज फॉर पॉइंटर एंड वन फॉर डेटा। ये तीसरा भी एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बना लेते हो विद 2 वेरिएबल्स, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर पॉइंटर, एंड स्टोर इट इन सिंगल 1D अरे। इस तरह से कोई तीनों में से कोई एक चीज आप चूज कर सकते हो कि आप किस तरह से बनाना चाहते हो अपनी लिंक लिस्ट। मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा 2D अरेज के थ्रू, एंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिकॉर्ड डेटा टाइप के थ्रू। तो दो 1D अरेज के अंदर भी कोई मसला नहीं है, बस अरे का नाम आप यूज कर लेते हो। वैसे तो मैं खाली रिकॉर्डेड टाइप के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ आ जाना सारा काम। तो माशाल्लाह आप तो थोड़ा ज़रा समझदार हो, आप खाली लॉजिक जल्दी जल्दी पकड़ लेते हो, लेकिन जो नहीं भी कर पाते हैं उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका भी हिसाब वही बबल सॉर्ट की तरह के कोड में चेंजेस आती नहीं। खैर, सबसे पहले एरे में क्या किया जाएगा कि एरे एलिमेंट्स ऑफ द सेम इंडेक्स रिप्रेजेंट वन नोड। वो हिस्सा नहीं मैंने हाईलाइट करके दिखाया था कि एक इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स नंबर 1 की डाटा वैल्यू और इंडेक्स नंबर 1 की पॉइंटर वैल्यू रिप्रेजेंट्स वन नोड। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं फ्री नोड पॉइंटर एंड स्टार्ट पॉइंटर एंड नल पॉइंटर। इसको फ्री नोड पॉइंटर भी कहा जाता है, इसको फ्री लिस्ट पॉइंटर भी कहा जाता है, इसको फ्री पॉइंटर भी कहा जाता है। इसी स्टार्ट पॉइंटर को एसपी भी कहा जाता है, नल पॉइंटर को एंड पॉइंटर भी कहा जाता है। इस तरह के डिफरेंट नाम इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। फ्री पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस टू स्टोर डेटा। अगली अवेलेबल स्पेस कौन सी है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, सबसे पहली वैल्यू कौन सी है। नल पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के इसका एंड कहाँ पर है। डिफरेंट सब रूटीन्स और मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप डाटा को ऐड कर सकें, सर्च कर सकें, डिलीट कर सकें। ये सारा कुछ लिखने के आपको एग्जामिनर 8 नंबर देगा, लेकिन अफसोस के इतना बस सवाल नहीं आएगा, अफसोस भी खुशी भी। तो आप ये सारा कुछ लिखो, बेहतर ये 4 से 5 नंबर का सवाल होता है, 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं। ठीक हो गया। सही है। अब जहाँ तक बात आ जाती है स्टैक की, एंड जहाँ पर तक बात आ जाती है क्यूज़ की, ये वही सारी बातें हैं जो कि लिखी हुई हैं और मैंने आपको बताई हैं अभी तक। इसको पढ़ के भी आपको लगेगा कि ये सारा कुछ तो वही है जो सर ने भी बताया था, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें यहाँ पे समझने वाली बात ये सर्कुलर क्यू का बिहेवियर है कि फॉर अ सर्कुलर क्यू व्हेन द EQP रीचेस द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ क्यू इट रिटर्न्स बैक। ये लेंथ ऑफ क्यू जो है वो बेसिकली जिसे मैं काउंट कह रहा था वो है, ये फर्स्ट अवेलेबल स्पेस की तरफ आ जाएगा। सेम केस फॉर द FQP है। व्हेन द नंबर इन क्यू वैल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू, जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो आपकी क्यू इज फुल। FQP और EQP जब सेम होते हैं तो मैंने बताया था तब 3 केसेस होते हैं, यहाँ मैंने 2 लिखे थे लेकिन तीसरा केस बाद में आया है। या तो क्यू एम्प्टी है, या क्यू फुल है, या इट हैज़ ओनली वन आइटम। मतलब सर ये समझ में नहीं आया। कि अगर FQP और EQP की वैल्यू सेम हो जाती है किसी टाइम पे आके, तो या तो क्यू खाली होगी, या क्यू फुल होगी, या क्यू में एक आइटम पड़ा हुआ होगा सिर्फ। समझ में आया। बट वो तो जब एक ही जगह जो पॉइंट कर रहे होते हैं वो तो आइटम वैल्यू तो एम्प्टी होती है। अगेन ये भी बात है कि आपके इनिशियलाइज से किया गया था FQP और EQP को, ये उसके ऊपर हाँ, बात है। तो ये भी वही चीज़ है कि आप सवाल को देखोगे एंड फिर इसका जवाब देखोगे कि FQP और EQP के सेम होने का क्या मतलब है। ठीक है। सही सही। अच्छा सर, मैं बोला था लेंथ ऑफ क्यू तो मैक्स वो नहीं होगा, मैक्स वैल्यू, मैक्स साइज। लेंथ ऑफ क्यूब जहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि कहते हैं, हाँ मैक्स साइज, हाँ सॉरी मैंने इधर काउंट, इधर की मैंने हाईलाइट कर दी है। एक काउंट मैंने इधर लिखना था, ये काउंट मैं इसको बोल रहा था, ये मैक्स साइज है। यस, दिस इज मैक्स साइज। ये सारे वेरिएबल्स हैं, कोई भी नाम रख सकते हो, जो एग्जामिनर ने कहा है वो नाम आप रखोगे बेसिकली। मतलब वो आपको बताएगा कि इधर क्या मतलब है इस लफ्ज़ का। सही सही। अच्छा, अब ये आपका हो गया इसके कोड्स, और इसकी आपके पास आ गई वर्किंग। अब इसके चलते हैं हम टॉपिकल्स की जाने। टॉपिकल्स में हमारे पास इसमें क्या मौजूद है। बेशक 2 मिनट की आप ब्रेक कर लो, उसके बाद कर लेते हैं।